और इसके अलावा 2 साल का तजर्बा है जीसी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में 2 साल हो गए हैं। इससे पहले स्पोर्ट्स में ये तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर नारो हो रहे हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर HEC इस्लामाबाद रहे हैं, डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया लाहौर रहे हैं और फुटबॉल के भी ये A लेवल के प्लेयर रहे हैं। और हमारे लिए बहुत ही ये सदर की बात और हमारी खुशकिस्मती है कि इतने सीनियर तरीन साथी जिन्होंने दुनिया के कोने कोने में जाके बहुत कुछ सीखा है आपको डिलीवर कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है जनाब मोहतरम डॉक्टर सईद जवेद साहब से कि अपने क्या थैंक यू वेरी मच साहब। Honorable participants, and दीगर स्पीकर्स, एक्चुअली थोड़ा सा यूनिवर्सिटी के अंदर रहने से ये होता है कि हमारा जो एक्सेंट है, जब यूनिवर्सिटी को सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश एक्सेंट होता है, तो हमें एक आदत पड़ी होती है कि जो लेक्चर की डिलीवरी है वो इंग्लिश में होती है। मोस्टली मैं कोशिश करूँगा कि इसको अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे टॉपिक मिला है डोपिंग के ऊपर, मैं इसको आप लोगों तक जो मेरी इंफॉर्मेशन है इसके ऊपर, जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। दूसरा जो है वो मैं शुरू करने से पहले बताऊं कि मैं इससे पहले मतलब ये तो मुझे सर ने कहा तो मैंने कहा चले मैं इसको करता हूँ। मेरे 4 सर्च पेपर जो हैं वो इसी डोपिंग के ऊपर पब्लिश हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं कर चुका हूँ। तो उसके अलावा जो आज का सेशन था बेसिकली इसको जब डोपिंग का सर ने कहा तो मैंने इसको कहा कि डोपिंग की बहुत सी वेरिएशन है, बहुत सी फॉर्म्स हैं, बहुत सी इसकी है, तो इसकी एक अवेयरनेस सेशन है। जब तक वो बेसिक्स नहीं पता होंगी कि डोपिंग है क्या और ये यूज़ कैसे होती है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, प्लेयर इसको यूज़ कैसे करते हैं, कौन सी ऐसी रीज़न हैं जो उनको रीइंफोर्स करती हैं तो वो इसको यूज़ करें, फिर इसकी जो हैज़र्ड्स क्या हैं, फिर इसके ऊपर जो है इसका बचाव कैसे मुमकिन है। तो ये चीज़ें ना सिर्फ हमारे ऑफिशियल्स को पता होनी चाहिए, ऑफिशियल्स को इसलिए पता होनी चाहिए कि वो इन कांटेक्ट होते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, अपने एथलीट्स के साथ। तो अगर एक ऑफिशियल को वो कोचिंग कैपेसिटी में हो, वो ट्रेनर कैपेसिटी में हो, वो वेरियस कैपेसिटी में हो, साइकेट्रिस्ट हो या जिस भी कैपेसिटी में वो टीम के साथ हो, या वो इंडिविजुअली प्लेयर्स को कोचिंग करवा रहा हो, वो कबड्डी के प्लेयर हों या अदर प्लेयर हों, तो उनको अगर इसका नॉलेज बेसिकली पता होगा तो फिर वो इसके नुकसानात का भी पता होगा, तो दैन वो अपने प्लेयर्स को सेव कर सकते हैं। चलिए इसको इंशाल्लाह शुरू करते हैं। उस्मान ज़रा स्लाइड पे मेरी हेल्प कीजिएगा। बेसिकली हम जब बात करते हैं डोपिंग की तो हमें ये पता होना चाहिए कि डोपिंग है क्या। जब हमें ये नहीं पता होगा कि ये डोपिंग है क्या, इसको हम समटाइम मेडिकेशन ले रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है, तो ये हमारी पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ जाती है। इवन नॉर्मली हम जो लोग नॉर्मली ट्रीटमेंट लेते हैं, डिफरेंट डिजीज़ की ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें भी ये इसका एलिमेंट मौजूद होता है। मतलब हम सिर्फ प्लेयर को नहीं कह सकते कि ये सिर्फ प्लेयर की हद तक है और प्लेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं और मेडिसिन यूज़ करते हैं या डिफरेंट सब्सटेंसेस, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी, हम उसको फॉर्म या आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू जो है फॉर्म सब्सटेंसेस का नाम देते हैं, तो वो यूज़ करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली बेनिफिट हम उठाते हैं। असली है क्या कि एक एथलीट या एक प्लेयर जो है वो जब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहता है तो देखिए दो रास्ते हैं। एक है आपकी कैपेसिटी क्या है, आप उस कैपेसिटी में जाते हैं। हमारे पास माशाल्लाह आपने भी बहुत से कबड्डी से खेले भी हैं, खिला भी रहे हैं, तो ये आपको क्लियर है कि जब भी आप कबड्डी एक जो है वो पावर गेम है, ठीक है, और इसमें हम करते क्या हैं कि पावर तो हम उसको जनरेट करते हैं, डेवलप करते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। उसमें जिम इन्वॉल्व है, उसमें आपकी स्प्रिंट्स इन्वॉल्व हैं, उसके अपनी एजिलिटी इन्वॉल्व है, उसमें आपकी स्पीड इन्वॉल्व है, इवन के बहुत सारे एलिमेंट्स जिसके हम फिटनेस कंपोनेंट्स का नाम भी देते हैं अगर मैं कहूँ, वो भी इन्वॉल्व हैं जब वो ट्रेनिंग के दौरान हम उसको अप्लाई करते हैं। लेकिन जेन्युइनली और आर्टिफिशियली दो एलिमेंट्स आगे अपना रास्ता बनाते हैं कि हम उसको यूटिलाइज करते हैं। एक तो है कि आप जेन्युइनली उसको उस पर ट्रेनिंग्स अप्लाई करते हैं, जो आपके मॉड्यूल्स हैं, जो आपका
प्रोटोकॉल है ट्रेनिंग का, वो आप उस पर अप्लाई करते हैं और वो आप प्लेयर्स को ऊपर लेके जाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। प्लेयर भी फॉलो करता है, उसकी डे बाई डे परफॉर्मेंस भी इनहांस होती है। दूसरा एक अदर मैटर है जिसको हम कहते हैं कि आप परफॉर्मेंस को बढ़ा रहे हैं, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस आपकी बढ़ रही है, लेकिन वो आर्टिफिशियल मीन्स जो हम कहते हैं ना कि जो आर्टिफिशियल ज़राए हैं उनके थ्रू कर रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट जो मेडिकेशन हैं, डिफरेंट जो सब्सटेंसेज हैं जो आप एक्सटर्नली ले रहे हैं, वो आप ओरली हों, वो आपके मस्कुलर हों, वो आपके इंट्रावीनियस हों, वो आपकी टैबलेट शेप में हों, कैप्सूल शेप में हों, तो वो हम उसको फॉल्स सब्सटेंसेस का नाम देते हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जिनको मना किया गया है आईओसी ने। और आईओसी के अंडर जो है वो काम करती है वाडा, जो कि कंपटीशन को डील करती है डिफरेंट कंपटीशन में। मतलब कि हम देखते हैं ओलंपिक्स है जो हमारे मेजर कंपटीशन है, जिसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हैं जितनी भी गेम्स की, या वर्ल्ड कप्स हैं, या उसमें हम देखते हैं कि ओलंपिक्स जो मेगा इवेंट है उसके अंदर वो उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं। अब होता क्या है कि अगर हाउ टू चेक उसको कैसे उससे चेक करते हैं आप, इसके जो टेस्ट हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि हम नहीं उस्मान अभी पीछे ले लेंगे। इसके टेस्ट इतने कॉस्टली हैं कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान इसकी लेबॉर्ट्री ही डेवलप नहीं कर पाया। हम टेस्ट करवाते हैं कतर से, हम टेस्ट करवाते हैं इंडिया भेजते हैं, हम टेस्ट करते हैं दुबई भेजते हैं। आप मल्टीमीडिया को भी बात करें ना, हाँ मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, साथ साथ सुन रहे हैं, साथ उसी को भी करें, उसी के साथ ही मैं चल रहा हूँ। तो पॉजिटिव ड्रग टेस्ट जो है जब किसी का आता है, ड्रग टेस्टिंग की जो है वो प्रोसीजर है, मैं लंबा नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर और टाइम शॉर्ट है। ड्रग टेस्टिंग में क्या है कि आपने इवेंट में आप चले गए हैं, ओलंपिक्स में चले गए हैं, आप एशियन गेम्स में चले गए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में चले गए, तो वहाँ पे जो अथॉरिटी है जिसको कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो आपकी आईओसी है जो उसको कंट्रोल कर रही है, और उसके अंडर वाडा जो है वो काम करती है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है। अब वो टेस्ट लेते हैं, लेकिन टेस्ट सारे नहीं लेते। मैंने बताया कि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा होती है इसकी टेस्टिंग की। वो उस टीम में फॉर एग्जाम्पल अगर 18 प्लेयर्स हैं तो हाफ टीम के ले लिए, ठीक है, जो उन पर उनको शक होता है या देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फिट है, ठीक है, उसके टेस्ट वो ले लेते हैं। अब उसके टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है, इसकी दो टेस्ट इसके होते हैं पॉजिटिव, एक पॉजिटिव आता है फिर दोबारा टेस्ट लिया जाता है। अब दो टेस्ट है, यूरिन टेस्ट, पहले यूरिन टेस्ट होता था, आजकल उसके साथ ब्लड टेस्ट भी है। हम आगे जाएंगे तो किसी में इसकी टाइप्स उसकी ब्लड टेस्टिंग में भी है जिसका ब्लड ग्रुपिंग के नाम से डिस्कस करेंगे। तो वो अगर दो आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तो इट्स मीन कि यू यूज्ड एनी सब्सटेंस, आपने कुछ ना कुछ खाया है, कुछ ना कुछ यूज़ किया है जिसकी वजह से वो आए हैं। और उसकी शक्ल क्या होती है, वो लीड किस तरफ करता है, वो किस तरफ रहनुमाई करता है। जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो वो लीड करता है या तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ, और या फिर आपका मेडल वापस, और फिर उस पर पनिशमेंट क्या होती है, 2 साल 3 साल 4 साल आप बैन हो जाते हैं, ठीक है। और जो भी आपकी स्पोर्ट्स गवर्नमेंट बॉडी है वो आपको बैन करती है। इसके अलावा जो है वो वाडा हर साल जो है वो अपनी लिस्ट अपडेट करती है। हर साल एथलीट्स नए तरीके ढूंढते हैं, नई मेडिकेशन यूज़ करते हैं, वाडा फिर इसको बैन करती है, वो फिर एक नया तरीके से उसको एनहांस करने की कोशिश करती है, वो फिर इसको बैन करती है। तो मीन ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन ये मैं आपको बताऊं कि जितने भी सब्सटेंसेस जो प्रोहिबिटेड हैं, जो मना किए गए हैं, ये इनलीगल और अनएथिकल है। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए माइजरेबल भी है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। पहले हम इसको देखते हैं कि स्टार्ट में इसने जन्म कहाँ से लिया है, कि ये कहाँ से, अपनी एज क्या है इसकी, कैसे थी। तो ये मोस्टली जो है वो पहले जो एंशिएंट टाइम्स थे उसके अंदर जो कदीम ज़माना था उसके अंदर ये जंग के दौरान जो पावर है जिसको हम कहते हैं ना मैं बड़ा पहलवान हूँ, ठीक है, उसके लिए पहलवानी दिखाने के लिए लोग जो है मुख्तलिफ जो है वो जो उसके सोल्जर होते थे, जो उसके सिपाही होते थे, वो डिफरेंट अल्कोहल बेवरेजेस और डिफरेंट जो है वो उसको यूटिलाइज करते थे। और ये डच नेम दूध जो है वो उससे वापस किया गया है, जिसका ग्रुपिंग आज हमारे पास इस शेप में मौजूद है। और स्टार्ट में फिर 19वीं सेंचुरी जैसे जैसे टाइम आ गया है इसकी शेप बदलती गई, जैसे कैफीन है, कॉफीन है, फिर अल्कोहल है, ये उसकी शेप में सामने आ गया। और ये मोस्टली उस वक्त 19वीं सेंचुरी में साइकिलिस्ट जो थे और जो इंडोरेंस एथलीट थे ये उसका इसको यूटिलाइज करते थे मोस्टली, और वो अपनी कंपटीशन में जाते थे। एक बहुत ही नहीं अभी थोड़ा सा है, एक बहुत ही जो पहला वाकया था जो कि ऑफिशियली हाईलाइट हुआ वो थॉमस हाइक्स का था, जो मैराथन एथलीट था ओलंपिक्स
गेम 1904 में सेंट लुइस में, उसने जो है रैग्स और डिफरेंट इंजेक्शन की मदद से डोपिंग की थी। और ये केस फर्स्ट हाईलाइट हुआ था 1904 में कि उसने ऑफिशियली जो है आर्टिफिशियल मीन्स के थ्रू अपनी परफॉर्मेंस को इन्हांस किया नेक्स्ट प्लीज। अब अगर हम 20वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो इसके आर्टिफिशियल जो हार्मोनिक इन्वेंट हुए वो 1930s में थे। फिर इसकी ग्रोइंग यूज जो है वो 50 की तरफ 1950 की तरफ बढ़ी। फिर जो है वो एक साइकिलिस्ट था जैनसन, जिसकी सडन मौत ने ड्यूरिंग ओलंपिक गेम्स जो है वो 1960 में इसकी डेथ हुई। और उसको जब उसको टेस्ट किया गया, उसको यूटिलाइज किया गया तो देवर फाउंड दी ड्रग टेस्ट ओवर देयर कि वो उसमें ड्रग टेस्ट जो है वो पाया गया, जिससे अथॉरिटीज़ पे जो है वो उसका प्रेशर बढ़ गया। इसी तरह 1966 में साइकिलिंग यूनियन ऑफ साइकिलिंग फेडरेशन जो उसकी एसोसिएशन थी और फीफा जो था उसने डोपिंग टेस्ट अपनी चैम्पियनशिप में, जो फीफा की चैम्पियनशिप थी फुटबॉल की, उसमें उसको यूटिलाइज किया करना शुरू किया। और ऑफिशियली जो है फर्स्ट ड्रग टेस्ट जो है वो ओलंपिक गेम्स में मैक्सिको 1968 में इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके अंदर नेक्स्ट प्लीज। मोस्टली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है वो टेस्टिंग उन्होंने 1970 में शुरू की। और 1970 में मैक्सिमम जो थ्रोअर्स थे और वेट लिफ्टर थे वो इसकी जद में आए, जिन्होंने अपने मसल मास को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल शुरू किया। और मोस्टली एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होना शुरू हो गए। इसी तरह जो है वो आईओसी ने एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स को फिर इसको प्रोहिबिटेड किया 1976 की लिस्ट में। और एक मोस्ट जो फेमिलियर जो फेमस केस था वो बेन जॉनसन 100 मीटर का चैंपियन था कैनेडियन, और उसके जो स्टेंजोलोल जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड था उसने यूज़ किया और 1988 में इसको मेडल वापस करना पड़ा। तो ये एक केस बड़ा फेमस हुआ और उसमें जो है वो और इसके असर जो है वो डोपिंग के सामने आना शुरू हो गए। न्यू चैलेंजेस क्या हैं आज की अगर हम बात करते हैं तो आज का जो सबसे बड़ा मसला है डोपिंग के अंदर वो ब्लड डोपिंग है। अब ब्लड डोपिंग है क्या, इसमें इसकी इन्हांसमेंट कैसे होती है, ये इसमें अभी तक जो है वो वाडा भी नाकाम है इसको आइडेंटिफाई करने में। उसने बड़े इस पर फीचर्स लिखे, इस पर बड़ा उन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन अभी तक वो इसको ट्रेस नहीं कर पाए। असल में एथलीट करता क्या है, एथलीट करता ये है कि अपना ही ब्लड जो है वो 3 महीने पहले फ्रीज करता है और फ्रीज करने के 6 महीने पहले फ्रीज करता है अपना ब्लड। और आपको पता है कि ब्लड जो डेफिशिएंसी है वो विद इन वीक पूरी हो जाती है। अब नियर टू कंपटीशन वो अपना ही ब्लड जो है अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है, दिस इज द ब्लड डोपिंग। और वो उसका उसमें क्योंकि उसका अपना ब्लड होता है इसलिए उसकी वेरिएशन जो है वो डिटेक्ट करना अभी तक मुश्किल काम हो रहा है। इसलिए चैलेंज है वाडा के लिए भी, और उसने अभी तक इसको जो है इस पर वर्किंग काफ़ी हो रही है। जैसे कि इसकी शेप सामने आएगी तो पता चल जाएगा। अब उसमें होता क्या है कि जब ब्लड आप लगवाते हैं अपना ब्लड, तो उसमें क्या है कि उसमें ऑक्सीजन जो कैरिंग हीमोग्लोबिन है उसकी जो रेशियो है वो बहुत अप हो जाती है। अब हीमोग्लोबिन जो है जब आप ऊपर ले जाते हैं तो उससे क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन जैसे इनहेल करते हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ता है तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो जंप करती है और आप जो है वो उसको यूटिलाइज करते हो। ये 1970 से जो है वो इस प्रोसेस में था शुरू हुआ। फिर इसको 1986 में बैन किया गया कि इसमें मिनिमाइज करने की कोशिश की गई। फिर जो है एरिथ्रोपोइटीन जो है वो इंक्लूडेड हुई इसी के जो इसको बनाती है हीमोग्लोबिन को, वो 1990 में इसको जो है वो बैन किया गया। फर्स्ट रिलायबल टेस्ट जो था इसके हीमोग्लोबिन टाइप का एरिथ्रोपोइटीन का जो था वो कम्बिनेशन ऑफ ब्लड और यूरिन को दोनों में टेस्ट किए गए और वो ओलंपिक सिटी ओलंपिक में इसको अप्लाई किए गए, इम्प्लीमेंट किया गया। जब आप बात करते हैं डोपिंग की तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है, आप इससे पहले अवेयर होंगे, मैं जस्ट इस पर थोड़ा सा लाइटली बोलूँगा कि अथॉरिटी जो ओलंपिज्म की है उसकी 3 कैटेगरीज हैं जो उसको कंट्रोल करती है। पहली जो ओवरऑल है कि वो ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो उसको कंट्रोल करती है पूरी वर्ल्ड को, और जितने भी कंट्रीज उसके मेंबर कंट्रीज हैं वो उसको फॉलो करते हैं, उसकी चेंजेस को, उसकी जो अप्लायंस हैं उसको फॉलो करते हैं। सेकेंडली क्या है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन हैं,
वो उसके अंडर आती हैं, आपकी आईओसी के अंडर आती हैं। जितनी भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उसमें इंटरनेशनली वर्क कर रही हैं, वो उसमें उसके अंदर आती है। फिर उसके बाद नेशनल में होता है कि ये जितने भी नेशनल लेवल पे ओलंपिक कमेटीज़ हैं वो सारी की सारी बाउंडेड है, दे हैव टू अबाइड बाय दी आईओसी के, वो उनके जितने भी शेड्यूल्स होंगे, जितने भी चेंजेस होंगे, जितने भी उसके ऑर्डर्स होंगे वो उनको आप फॉलो करेंगे। अब अगर मैं थोड़ा सा आप कहेंगे कि ये डोपिंग से ट्रेनिंग कहाँ पे आ गई, इसमें थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। इसमें दो चीज़ें मैं ऐड करूँगा, आप लोगों से भी हेल्प लूँगा, 3-4 एग्जांपल मैं दूंगा, इसको बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा। हम जब आमतौर पे थोड़ा सा ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं तो हम उसमें 2 फेज़ देखते हैं। सर थोड़ा सा प्लीज़, इसमें हम देखते हैं हमारे पास 2 फेज़ 2 लेवल्स हैं हमारे ट्रेनिंग के। आप माशाल्लाह सारे इससे रिलेटेड हैं। तो डेवलपमेंटल लेवल जो होता है दैट इज़ दी लेवल कि जब आपके पास एक बच्चा आता है और आप उसकी फिटनेस डेवलप करते हैं और आपकी स्किल्स को डेवलपमेंट की तरफ ले आते हैं, वो हमारा डेवलपमेंटल लेवल है। और इस लेवल पे ऐसी कोई बात नहीं होती है तो जब हम उसको इस फेज़ में लेके आ रहे होते हैं, जब उसको हम प्लेयर बना रहे होते हैं, तो वो उस डेवलपमेंट लेवल में हमारा ये डोपिंग का कोई असर नहीं पाया जाता। अब होता क्या है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट लेवल है इसके 2-3 जो मैं एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मुझे एक टीचर थे, बड़ी अच्छी एग्जांपल मुझे याद है आज तक भी, उन्होंने जब हम मास्टर कर रहा था, उन्होंने कहा जी कि एक चरवाहा था और वो गया अपनी गायें जो है वो गाय चरवाने के लिए बाहर, और वहाँ पर गाय ने बच्चा दे दिया। अब वो बंदा है क्या, उसके पास तो 40-50 जो है वो गाय हैं। अब वो अगर उसको छोड़ता है तो वो उसकी माँ नहीं चलती, और उसको अगर आगे लेके आता है तो वो अब दूसरा कंट्रोल नहीं होता। अब उसने क्या किया, उसके माइंड में एक तरकीब आई कि उसको हैंडल कैसे करूँ। उसने बछड़ा उठा के अपने शोल्डर पे रखा और उसकी माँ उसके पीछे और बाकी आगे उसने लगाई हुई है, और वो उसको आ गया। अब रोज़ उसको वो सुबह वहाँ पे घर आके छोड़ देता, घर से उठाता और वहाँ पे ले जाता, वहाँ पे जहाँ पे उसका रेवड़ था वहाँ पे करवाने के लिए। अब एक रूटीन है कि उसकी वो ये रूटीन थी, वो उठा के लाता, उठा के जाता, वहाँ छोड़ देता। अब होता क्या है, अगर आप बैल को उठाना चाहें, मैं या आप में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि हम किसी बैल को उठा सकें। हुआ यूँ कि जो है एक पूरा बैल बन गया और वो उठा के लेके जा रहा है। लॉजिक इसमें ये है, जो मैं शॉर्ट करूँगा, कि जैसे जैसे बैल का मास बढ़ता गया उसी तरह उसका मसल मास डेवलप होता गया। ठीक है, अगर आप उसको कंटिन्यूसली, अगर आप प्लेयर का डेवलपमेंटल लेवल में काम करते हैं तो यू शुड गो विद दी, जिसको हम बतदरीज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि आपको एक बतदरीज लोड डालना है इसके ऊपर। उस्मान भी एग्री करेगा कि अगर हम एथलीट्स को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं तो अगर आप उसको 200 किलो का उसके शोल्डर पे वेट रख देंगे, बाहर रख देंगे वेट्स के साथ, तो उसकी कैपेसिटी जो है वो 50 की है, 60 की है, 70 की है, तो वो भाग जाएगा, इंजरी की तरफ जाएगा। तो ये एक जो है वो एक कंटिन्यूटी जो है वो आप यूटिलाइज करते हैं, उसको स्किल्स के साथ लेके आते हैं। दूसरा जो लेवल है दैट इज मच इंपॉर्टेंट। हमारे पास हम इंटरनेशनली कोचेस क्यों रखते हैं, मतलब हमारे पास टीम क्रिकेट भी बहुत अच्छी है, हमारे पास इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर्स हैं, हम उनको कोच क्यों हायर करते हैं? वो कोचिंग तो लेवल ही उनका बनता ही नहीं है वहाँ पे। दे आर वेल एट, दे आर गुड फिटनेस एंड दे हैव द टेक्निकल स्किल्स गुड। तो हम करते क्यों, हमें क्यों उसको लेके आना चाहिए? हमें उनके लिए एक डेवलपमेंट ऑफ मूव्स, हमें उसको डेली बताना है कि आपने कैसे निकलना है, कौन सा ऐसा तरीका है जिस तरह आप हाथ लगाएंगे प्लेयर रीडर तो निकलेगा कैसे, उसमें उसको एक मूव्स आपने बताने हैं कि आप कैसे उसको ट्राई करते हैं। 2 कि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी एजिलिटी, उसकी स्पीड ओके है, लेकिन उसको मूव्स बताने की जरूरत है। आप अदर गेम्स देख लें, जितनी भी गेम्स होगी, जब तक उसकी मूव्स बेहतर नहीं होगी तो वो कोच उसको मूव्स बताता है। ठीक है, फिर उसकी कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है, जो कि नई जो जिद्दत आ रही हैं इस वक्त, जो स्पोर्ट्स के अंदर आ रही हैं। आपने देखा फास्ट, हर गेम जो है फास्ट होती जा रही है। हॉकी 70 मिनट से 60 पे आ गई है। ठीक है, उसमें ऑफ साइड खत्म कर दिया, 15 हाफ था तो क्वार्टर पे चले गए। ये एक जिद्दत है, T10 आ गया, T20 आ गया। ये एक ऑडियंस को, आवाम को अट्रैक्ट करने के तरीके हैं कि आप कैसे उसको स्पोर्ट्स की तरफ एफिलेटेड कर सकते हैं। लेकिन इस लेवल के ऊपर जब आप हाई परफॉर्मेंस लेवल पे खड़े होते हैं, इस लेवल के ऊपर आपका कोच जो होता है वो क्वालिफाइड भी होता है और उसको ये पता भी होता है कि इसकी परफॉर्मेंस में इन्हांस कैसे करनी है। रैदर दैन कि अगर आप पिछले लेवल पे जाएं, वहाँ पे आपका स्कूल से स्टार्ट है, वहाँ पे आपका कॉलेज से स्टार्ट है, वहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी से स्टार्ट है, तो ना ही वो इस काबिल है कि आपको इतने जो है वो कोई डोपिंग करवा सके, और ना ही
प्लेयर उसको बर्दाश्त करता है कि वो यूटिलाइज कर सके। हमारा ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हम स्टार्ट हाई परफॉर्मेंस से आके उसको यूटिलाइज करते हैं। इसकी रीज़न आगे मैं डिफाइन करूँगा इसकी रीज़न क्या है। इसके अगर मैं कहूँ कि इसमें सिर्फ प्लेयर ही इन्वॉल्व है तो ये भी गलत होगा, और अगर इसमें कहूँ कि ज़बरदस्ती को प्लेयर को करवा रहा है तो ये भी गलत होगा कि अगर आप कोच करवा रहे हैं। ये दोनों की कोऑर्डिनेशन से चलता है। अगर ये अगर एक कोच ये कहे कि जी प्लेयर्स को ये जो है वो मेडिसिन इंजरी की वजह से खा रहा था और उसको ये हो गया, तो मैं कहूँगा कि ये एक झूठ होगा और इसमें बिलीव नहीं होगा। व्हेन प्लेयर यूज डोपिंग करते कब है? एक प्लेयर को एक तो बहाना चाहिए कि वो इंजर्ड हुआ, इंजर्ड होने के बाद उसने डिफरेंट मेडिकेशन लेना शुरू कर दी, ठीक है, तो उसको फिटनेस भी चाहिए, उसको रैपिड रिकवरी चाहिए। इन अदर मीनिंग्स रैपिड रिकवरी, वो कहता जी मुझे जो है टीम से निकला हूँ, अब अगर मैं 15 दिन और टीम से ना गया और किसी और बंदे ने परफॉर्म कर दिया, मेरी छुट्टी हो जाएगी। ये एक फियर उसके माइंड में है कि अगर मेरी जगह वो और परफॉर्म कर गया तो मेरी छुट्टी होगी, मैं टीम से गया। और समटाइम तो प्लेयर इंजरी भी नहीं बताते हैं और वो टीम में परफॉर्म कर रहे होते हैं ताकि वो टीम से आउट ना। ये मतलब आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सारे चीज़ों को वर्क करें, तो वो उस वक्त जो है वो एक तो अपनी इंजरी को रैपिडली कवर करना चाह रहा है, और दूसरा जो है वो उसको परफॉर्मेंस भी कहता है कि मेरी अप टू डेट और उसमें रिहेबिलिटेशन जो उसका पीरियड है मिनिमाइज और उसको वो उसमें यूटिलाइज करें। दूसरा अर्ली इरा जो है ट्रेनिंग का, जब आप उसको उसके फेज पे होते हैं, मतलब जब आपको पता है कि आपने ओलंपिक्स में जाना है, पाकिस्तान की टीम में है, 6 माह का कैंप पहले लग गया है और आपने यूटिलाइज है, तो फिर आप देखते हैं तो इंटरनेशनली मैंने कम्पीट कैसे करना है, वहाँ भी मेरी परफॉर्मेंस आएगी तो मेरी पाकिस्तान में वाह होगी, अगर मेरी परफॉर्मेंस वहाँ पे नहीं होगी तो फिर नहीं होगी। तो वो सोचता है कि आप सेकेंडली कि मुझे अगर मेरी इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि मैं उसको यूटिलाइज करूँ, तो फिर वो दूसरी तरफ सोचता है। तीसरा ये है कि प्रायर टू स्पोर्ट्स कंपटीशन, जब आप महीना 2 महीने पहले उसमें होते हैं और आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और आपकी एफिशिएंसी का आपको पता होता है या आपके कोच को भी पता होता है, तो फिर आप उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी नियर टू कंपटीशन उसको यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई प्लेयर यूज डोपिंग? रैपिड रिकवरी फ्रॉम इंजरी, विक्ट्री। आप जाते हैं मैं ही जीतूं, मेरे ही जो है वो सामने आए, मेरा ही जो है फेम, अखबार, न्यूज़पेपर्स, आपकी हेडलाइंस टीवी के ऊपर वर्ल्ड वाइड लोग देख रहे होते हैं, वो यूटिलाइज करते हैं, पॉपुलैरिटी है, ये आपको भी पता है, ठीक है। रिजल्ट आने के बहुत सारी रीजंस हैं, जो कि आप डोपिंग से हट के बात करूँ तो पाकिस्तान के रिजल्ट नहीं आते। पाकिस्तान में यूथ दुनिया के टॉप कंट्रीज में आती है, पाकिस्तान की 65+ हम यूथ रखते हैं, और हम कहाँ फॉल कर रहे हैं। एक छोटा सा कीनिया की कंट्री की एग्जांपल दूँ तो उनकी और आप अपने के साथ कंपेयर करें उसको, तो आप कहाँ खड़े हैं, या आपको अंदाजा है इस चीज़ का। लेकिन बहुत सारे मसाइल हैं, किसी एक मसले को आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। आप नॉन टेक्निकल लोगों को जब ला के किसी जगह पर परफॉर्म करके उठा देंगे किसी सीट के ऊपर, तो फिर वो कैसे परफॉर्म करेंगे, नीचे जाके उसको यूटिलाइज करेंगे। जैसे बजट रिलीज हुआ है तो जो पीएसपी में बंदे बैठे हुए हैं उन्होंने ग्राउंड की अनाउंसमेंट कर दी है, अगर वो चाहें तो वो लैब बन सकती है, और वो ग्राउंड आप यकीन करें कि उस ग्राउंड में ट्रेनिंग करने की लिए भी जगह ही नहीं है। हम आप बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे, बच्चे इंजर्ड हो। तो ये अब कबड्डी की अगर हम लेते हैं तो कबड्डी का एथलेटिक ट्रैक जो ग्राउंड होता है वो पाकिस्तान में ऐसे कोई भी नहीं है, फैसलाबाद में नहीं है, फैसलाबाद मेन घर है कबड्डी का। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसके ऊपर अगर हम लोग चाहें, जो हमारे बड़े हैं वो करें, सब कुछ होगा। बिल्कुल होगा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि बहुत सारी रीजंस हैं जो कि हमें कवर करने की ज़रूरत है, उसमें हम जा सकते हैं। हम थोड़ा सा टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। रीजंस क्या हैं डोपिंग की, आप उसको यूटिलाइज करते हैं। हमारे पास टेस्ट की फैसिलिटी नहीं है कि हम अगर वापस बाजार में हमारे पास टेस्ट, तो एक खौफ जो है वो एथलीट के माइंड में होता है कि मेरा टेस्ट आएगा और मुझे इससे रुकना है, मुझे ओरिजिनल परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है। लैक ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स फॉर टेस्ट, उससे तो मुझे उसमें देखना है कि मेरे पास अरेंजमेंट्स, मेरी फेडरेशन, मेरी एसोसिएशन कितने अरेंजमेंट कर रही हैं उसको फॉल करने के लिए। फिर कास्ट इसमें इन्वॉल्व है, डोपिंग टेस्ट के लिए ये आपको पता है कि बहुत कॉस्टली हैं और इसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड लिमिटेशन की तरफ जाना पड़ता है। अप्रूव्ड टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज नॉन इन पाकिस्तान, वो मौजूद ही नहीं है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, हम उसको
जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। अवेयरनेस और टू एथलीट्स अबाउट डोपिंग, दिस इज मच इंपॉर्टेंट। ये कोई पैसे लगाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ये अवेयरनेस आप एक इनके फ्रीक्वेंटली लेक्चर्स, फ्रीक्वेंटली सेमिनार, फ्रीक्वेंटली कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। आप उनको जब नुकसान बताएंगे इसके, आप उनको जब डराएंगे कि आप पाकिस्तान का नाम डुबो देंगे जब आपके साथ डोपिंग लग जाएगा, जब आप मेडल भी ले आओगे, तो वो इस बारे में सोचेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इसको कैसे फॉल करना है। और इसके अलावा जो है सफिशिएंट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसके अंदर, मैं अगर कहूँ कि अगर हम इसको डेवलप करेंगे तो हमारी ट्रेनिंग लेवल, हमारा जो परफॉर्मेंस है वो नेचुरली बढ़ेगी और हम उसमें एथलीट का जो है वो कंट्रीब्यूशन कम होगा। एंड वाला जो है एथलीट्स इसकी यूज़ क्यों करता है, उसको फेलियर का जो खौफ होता है वो भी इसको मजबूर करता है कि इंटरनेशनली एक बच्चा एथलीट जो है वो 44 में कर रहा है, मैं 48 में जो है वो 400 मीटर कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, मुझे जो है 4 सेकंड ख़त्म कैसे करने हैं। तो ये एक डर जो है ये भी इसको इस तरफ लेके जाता है। इसी तरह हम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, डोपिंग सब्सटेंसेस को हमको कैसे कर सकते हैं। आईओसी ने एक नया जो है वर्जन इसको इम्प्लीमेंट करवाने जा रही है, जिसको हाइपर सेंसिटिव हाई रेजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो एक उन्होंने इसको इन्वेंट किया है, और वो इस पर स्टीरॉइड्स को मिनिमाइज करने के लिए, और उसको वो बताता है कि 3 महीने अगर आपने यूटिलाइज किया तो उसको यूटिलाइज करते हैं। कल मेरी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम मोस्टली लोग करते क्या हैं, हम इसको जो है वो 6 महीने साल पहले शुरू करवा लेते हैं, फिर उसकी मास्किंग करते हैं, हम 3 महीने पहले उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि 3 महीने से पहले वो उसको हम ख़त्म कर लें। ये एक हर भी हैं मुख्तलिफ जो है इसको यूटिलाइज करते हैं। फिर आईओसी जो है वो हर साल इसकी प्रोहिबिटेड लिस्ट जो है पब्लिश करती है और वो उसको यूटिलाइज करती है ताकि लोगों को पता चले कि कौन कौन सी चीज़ें आप इस वक्त हैं वो उससे रुकें, ठीक है। और इसलिए हाईलाइट करती हैं हैजर्ड्स जो हैं वो कौन सब्सटेंसेस के, इससे डेथ भी हो जाती है, डैमेजिंग भी है इसके अंदर, मस्कुलर डैमेजिंग भी है, अदर भी हैं, तो उसके लिए उसकी हाईलाइट जो है वो चीज़ों को करते हैं, इंफॉर्मेशन भी देते हैं, आईओसी भी देती है, वाडा भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ें उसको करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। वाडा में थोड़ा सा मैं कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी बताऊंगा इसकी कि ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है जो कि काम तो आईओसी के अंदर करती है, लेकिन फ्रीक्वेंटली ये आज़ाद है, इसमें कोई प्रेशर नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। फर्स्ट टाइम इसकी जो है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई कनाडा में, और उसमें 2 से 4 फरवरी को 99 में, और उसमें डिक्लेरेशन ऑन स्पोर्ट्स डोपिंग इन स्पोर्ट्स के नाम से इसको यूटिलाइज किया गया, और फिर इसको 99 में नवंबर में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया। और इसकी जो सेटअप है इनको सपोर्ट करती हैं थ्रू आईओसी इंटर जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं, जो जितने भी कंट्री मेंबर्स हैं उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इससे इनकारी नहीं है कि अगर उनको कोई इसमें कोई टेस्ट चाहिए जो उसको हुई तो वो उसको सपोर्ट करने के पाबंद हैं। किस लिए कि उसका पर्पस सिर्फ एक ही है वाडा का, टू फाइट अगेंस्ट द डोपिंग इन स्पोर्ट्स। इसके अलावा कोई दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है कि उसके हट के वो काम नहीं करते, सिर्फ वो उसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। इसकी जो है वो नॉर्मल जो टेस्ट है 1 लाख से ज़्यादा जो टेस्ट हैं वो वर्ल्ड वाइड किए जाते हैं, जिसकी कास्ट को $30 मिलियन+ हैं, जिससे वो डिफरेंट कंट्रीज़ को पूरे वर्ल्ड वाइड इसको यूटिलाइज करती है। फिर ड्रग टेस्टिंग जो है वो डिटेक्ट करती हैं, लेटर जो डिफरेंट अब्यूज़ हैं उनको इन्हांस करने के लिए उनको ऐड करते रहते हैं। टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो ड्रग अब्यूज़ जो है स्पोर्ट्स के अंदर वो स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, उसको क्लियर किया गया है, डिफरेंट प्रोसीजर्स बताए गए हैं। ईयरली राउंड पूरे साल जो है शार्प नोट्स पे नो नोट्स पे किसी भी वक्त वाडा आके किसी प्लेयर का डोप टेस्ट ले सकती है, उसमें कोई इनको नहीं होगा कि नहीं आप ये इस पोजीशन में नहीं है कि टेस्ट दें या कुछ भी होगा। वो किसी प्लेयर को उस पर डाउट है किसी प्लेयर पे तो सडनली आके विद इन नो नोट्स विद इन शार्ट नोट्स वो आके उसको जो है वो अपना टेस्ट ले सकते हैं और उसको वो हाईलाइट कर सकते हैं। एस्टेब्लिश लेबॉर्ट्रीज ऑफ वर्ल्ड वाइड, इसका एक पर्पज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड लेबॉर्ट्री की को एस्टेब्लिश करना भी है, इसके पर्पज़ में शामिल है। फ्रीक्वेंटली जो ड्रग्स हैं मोस्टली वो यूज़ होती हैं जो डोपिंग के अंदर, जो डिफरेंट जो है स्टिमुलेंट्स की सूरत में, ये जो वो 8 मैंने लिखी हैं जो फेमस हैं, मोस्टली जो वर्ल्ड वाइड लोग उसको यूटिलाइज करते हैं। स्टिमुलेंट्स हैं, नारकोटिक एनालिजिस्टिक हैं, फिर जो है कैनाबिनॉइड्स हैं, फिर एनाबॉलिक एजेंट्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, बीटा-2 एगोनिस्ट्स हैं, फिर मास्किंग एजेंट्स हैं, और इसको ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। तो ये डिफरेंट हैं जो कि इसको जो हमने इसको यूटिलाइज किया हुआ है।
और इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको शॉर्टली करूंगा कि ये स्टिमुलेंट्स जो हैं ये मोस्टली आपकी हार्ट रेट को बूस्ट करते हैं, आपकी ब्रीथिंग को जब इसको यूटिलाइज करते हैं ब्रीथिंग रेट्स आपका बढ़ता है, आपका जो अलर्ट ब्रेन फंक्शंस हैं वो अलर्ट रहते हैं, और आपका कंट्रोल जो है वो टायर्डनेस जो है उसको कंट्रोल करती है, थकान को मिनिमाइज करती है, और डिक्राइज एपिटाइट के भूख को कम करती है। तो ये सारी चीज़ें उस वक्त उसको अलर्ट करती हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं कि अगर आपका हार्ट जो है वो आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा पंपिंग की तरफ चला जाएगा तो यू आर गोइंग टू लीड टू हार्ट अटैक्स, कि आप उसमें चले जाते हैं, तो वो हार्ट अटैक से गोइंग टू बी डेथ की तरफ लीड करता है। इस तरह जो नार्कोटिक एनालिसिस जो हैं वो इसके पेन किलर्स हैं मोस्टली जो ब्रेन को डैमेज करती हैं, स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करती हैं, जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी की तरफ ले जाती हैं एथलीट को, और इसलिए फर्दर हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ उसको मूव करती हैं। ये कैनाबिनॉइड्स जो हैं ये आमतौर पे साइको एक्टिव केमिकल्स हैं जो कि ड्राइव्ड हैं बीज जो हैं प्लांट्स हैं कैनाबिस, उससे यूज जो है वो रिलैक्सेशन फील करता है एथलीट, इससे टायर्डनेस को कम करते हैं, और फिर इसकी जो है मरजाना जो है वो हीरोइन की एक शेप है जो कि उसमें लोग इसकी शेप में इसको यूटिलाइज करते हैं, फिर एथलीट्स की एबिलिटी जो होती है उसको वीक करते हैं। ये वक्ती तौर पे तो वो बहुत अच्छा हाईली लेके जाता है, लेकिन वीकनेस की तरफ फर्दर टाइम जो है इसको मस्कुलर और अदर वीकनेस की ऑर्गन वीकनेस की तरफ लेके जाते हैं। कंपेरिजन दी सेफ्टी ऑफ द एथलीट जो है वो उस पर कंपेयर करती है। इस तरह जो एनाबॉलिक एजेंट्स हैं इसकी फर्दर जो है वो दो तरह के स्टेरॉइड्स हम यूटिलाइज करते हैं। इसमें एंडोजीनियस स्टेरॉइड्स हैं जिसमें आपके एक्सोजीनियस स्टेरॉइड्स हैं। कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी मैन मेड है, एंडोजीनियस जो कि खुद बनते जाते हैं, बॉडी बनाती है, और खुद आप जो है वो दूसरे आप यूटिलाइज करते हैं जो कि आप खुद एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, लेते हैं, जिसकी मिकदार जो है वो आपको डिफरेंट किस लिए यूटिलाइज करते हैं, इंक्रीज मसल मास के मसल साइज को आप इंक्रीज करते हैं, उसके अलावा आप मस्कुलर स्ट्रेंथ को ये इंक्रीज करती है, और रिड्यूस द रिकवरी टाइम आफ्टर एक्सरसाइज, तो आफ्टर एक्सरसाइज के बाद आपका रिकवरी टाइम है उसको आपको रिड्यूस करती है। बीटा 2 एनास्टिक्स जो है ये आपके इंक्रीज करते हैं, ये भी मसल साइज बढ़ाते हैं, और आपकी जो फैट है उसको रिड्यूस करते हैं, और टेक ऑर्ली आर बाय इंजेक्शन पावरफुल साइड इफेक्ट्स रखते हैं। ये ऑर्ली भी लिए जाते हैं, लोग लेते हैं, इसको पीते हैं, और ये इंजेक्शन के तौर पर यूटिलाइज करते हैं। मास्किंग एजेंट्स जो हैं ये आपकी, मैंने बताया था कि आपकी जो आप डोपिंग यूज़ कर लेते हैं फिर उसको कम करने की कोशिश करते हैं कि कंपटीशन में आगे शो ना हो, तो उसको हम यूटिलाइज करते हैं। वो करते हैं अलाउ एथलीट्स हाइड द प्रेजेंस ऑफ बैंड सब्सटेंसेस, तो उसको ये जो मास्किंग एजेंट्स हैं ये उसको छुपाते हैं, उसको कम करते हैं, उसके अंदर से जो मिकदार है उसको हाइड करते हैं एथलीट्स की, जो उसके सैंपल में शो होनी होती है। ओवर ऑफ द यूज़ ऑफ बैंड सब्सटेंसेस उसके जो है वो उसको कवर करते हैं, और उसके अलावा जो है वो आपका गेन आप अनफेयर कॉम्पिटिटिव एज के उसकी तरफ लीड करते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं ये मोस्टली जो है वो अस्थमा, हाई फीवर, टिश्यू इन्फ्लेमेशन या आर्थराइटिस जो है, या जो अदर्स जो डिफरेंट लोग हैं इसको डिफरेंटली ऑरली या इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलर के तौर पर इसको यूटिलाइज करते हैं अपनी परफॉर्मेंस इनहांस करने के लिए। अब हम इसकी थोड़े से ये बता देते हैं कि इसके हैजर्ड्स क्या हैं, नुकसान क्या हैं। मैं कंक्लूजन की तरफ जाऊँगा, एक दो स्लाइड्स हैं। तो इसकी डोपिंग के अगर हम ये एथलीट्स को बताएंगे, प्लेयर्स को अपने बताएंगे कि इससे सडन डेथ भी हो जाती है जो डिफरेंटली पीछे अगर आप यूज़ करते हैं, आपकी वीकनेस ऑफ मसल्स है, आपके हार्ट अटैक्स हैं, आपकी डैमेजेस ऑफ मसल्स हैं उसमें, फिर आपका लॉस ऑफ सेंसेस है, फिर आपका एथिकली लॉस है, ठीक है, अनफेयर प्ले को आप जो है प्रमोट करते हैं। तो ये हम कुछ चीज़ों को अगर बताते हैं तो हम माइट भी कि हमारा एथलीट जो है वो पॉजिटिव ट्रेनिंग की तरफ लीड करे। इसी तरह जो अवेयरनेस है, मेच्योर जो आपकी एथलीट है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यू शुड कंडक्ट दी सेमिनार्स, यू शुड कंडक्ट दी कॉन्फ्रेंसेस एंड दी रेफरेंस कोर्सेज, कम्युनिटी वॉक्स होनी चाहिए, और फिर ये सब्सटेंसेस जो है वो आउटरीच होने चाहिए, एथलीट की पहुंच से दूर होने चाहिए, हमें इनकी अप्रोच ही ना हो कि किसी जगह से ये मिलते कहाँ से, हम उसको यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट स्टेक होल्डर्स जो ये प्रोवाइड करते हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, ताकि उनको भी पता हो कि पनिशमेंट सिर्फ खाने वाले को नहीं है, पनिशमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से आ रहे हैं उनको भी मिलनी चाहिए। कीप एन आई ऑन एथलीट्स एंड प्लेयर, अपने एथलीट पे एक नज़र रखें ताकि वो ऐसे मामलों में इन्वॉल्व ना हो।
प्रिवेंशन है कि डोपामिन से हम बचाव कैसे हमारा हो सकता है, इसमें डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, डेविएंट एटीट्यूड्स हैं, अग्रेशन बिहेवियर्स हैं, पुअर सेल्फ कंट्रोल जो है वो इससे जो चीज़ें जो हैं वो पैदा होती हैं। अब इसको प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में देखते हैं तो हमारे पास प्रोटेक्शन प्लानिंग है, हमारे पास प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स होने चाहिए, फैमिली प्रोग्राम्स होने चाहिए, ना कि हम एथलीट्स को अवेयरनेस दें, हम एथलीट्स के घर वालों को भी अवेयरनेस दें कि अगर ये ऐसे करेगा तो इसके ये नुकसान होंगे, ताकि वो भी उस पर कंट्रोल रख सके। स्कूल प्रोग्राम है, स्कूल के अंदर टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं, अदर टीचर्स हैं, वो उसके ऊपर जो है वो बात करें जब वो प्लेयर्स को ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। कम्युनिटी प्रोग्राम्स होने चाहिए, डिफरेंट डिबेट्स जो कम्युनिटी में होनी चाहिए, ताकि हम इसको प्रिवेंशन की तरफ ले जा सकें। प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है जिसमें स्ट्रक्चर है कि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, कैसे स्ट्रक्चर इसको किया जाए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर किया जाए ताकि वो इस पर बात कर सकें। जब भी आप प्लेयर्स को किसी प्लेटफॉर्म पे लेके जाएं, किसी टीम में उसको उसका आगे उसको पार्टिसिपेट करवाएं, तो उससे पहले जो है वो ट्रेनिंग के दौरान ही जो 6 महीने का कैंप है उससे पहले इनके जो आपका स्ट्रक्चर है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्रोग्राम्स करवाने चाहिए ताकि वो उसको अवेयरनेस प्रोग्राम्स के तौर पे लें। कंटेंट्स उसके जो है इंफॉर्मेशन, स्किल्स, स्ट्रेटजीज डोपिंग के मतलब उनको शेयर करनी चाहिए। डिलीवरी है प्रोग्राम जो अडेप्टेड हों, इम्प्लीमेंट हों और फिर इसको एवेल्यूएट किया जाए कि हाँ किसी ने किया है कि नहीं किया, इसको यूटिलाइज किया जाए। तो ये एक छोटी सी काविश थी जो आप लोगों के साथ शेयर की है। होपफुली कि इसमें अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो श्योर इंशाल्लाह इसको भी हैंडल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद परवेज साहब, बहुत शुक्रिया, बड़े फसल अंदाज से आपने बताया। इंशाल्लाह आंसर क्वेश्चन का भी टाइम आएगा। आपके कोर्स के दरमियान हमें ज्वाइन किया हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉडी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और मेंबर एग्जीक्यूटिव बोर्ड फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स श्री शफीक हुसैन शाह साहब और हमारी फैसलाबाद की इंतहाई बहुत ही अहम पर्सनैलिटी जनाब मोहम्मद सरवर भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान इंश्योर सर्कल कबड्डी फेडरेशन, जिनकी 22 साल जद्दोजहद की वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सर्कल स्टाइल को और नेशन स्टाइल कबड्डी को अलग-अलग किया। सर्कल स्टाइल कबड्डी में आप पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद सरवर भट्ट साहब हैं, मैं गुजारिश करूँगा जनाब श्री शफीक हुसैन